हेलो गाइस, आज हम 8th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक तंजानिया अफ्रीका का और दूसरा पीटर न्यूजीलैंड का। देखिए, तंजानिया अफ्रीका जो है वहाँ पर एक छोटा सा गाँव है। एक छोटे से गाँव में माम्बा है। माम्बा नाम की एक महिला है जो पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठ जाती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। माम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं। फिर भी यह उनके परिवार के लिए साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा है पीटर न्यूजीलैंड का। इसमें पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है। न्यूजीलैंड का एक व्यक्ति है पीटर, वो भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन परिक्रमण करने के लिए कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। भेड़ियों का जो बाड़ा होता है वो वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। तो आपने यहाँ पर देखा कि माम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं। उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की विभिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। यानी कि वहाँ पर ये जो संसाधन है, भूमि गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणी और प्रौद्योगिकी, ये जो संसाधन है, इनकी वजह से एक व्यक्ति जो ज़्यादा मेहनत करके कम चीज़ें उगा पा रहा है और दूसरा व्यक्ति जो कम मेहनत करके ज़्यादा चीज़ें उगा लेता है और अपना भरण पोषण करने के बाद वो बेचने के लिए भी वगैरह ये सारे कार्य कर लेता है। तो ये जो है, एक व्यक्ति ज़्यादा मेहनत करता है और एक कम करता है, फिर भी ज़्यादा मेहनत करने वाले को कम मिल रहा है और कम मेहनत करने वाले को ज़्यादा मिल रहा है। तो ये भूमि गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और प्राणियों और प्रौद्योगिकी उपयोग की वजह से है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूं कि विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या वह निर्जन है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी भूमि है कि क्योंकि जो हमारी भूमि है वो 30% है। पूरी पृथ्वी पर 70% तो पानी है, लेकिन 30% है सिर्फ भूमि। अब उस 30% भूमि में से अगर मान लो उसको 100% मान लिया जाए, तब उसमें उस 100 मान लिया जाए, उसका भी 30%, 30% का भी 30% जो भाग है, वहाँ पर 90% जनसंख्या रहती है। और बाकी जो 70% भूमि है, वहाँ पर विरल या तो बहुत अलग अलग दूर दूर जनसंख्या है या फिर वहाँ पर है ही नहीं। देखें, अब यहाँ पर सबसे पहले जो संसाधन है भूमि, उसकी बात की गई है। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के सभी भाग आवास योग्य नहीं है। यानी कि 30% भूमि में से भी सारे जितना भी ये भाग है वो रहने योग्य नहीं है वहाँ पर, हमारी पृथ्वी पर। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति पर्वतों के तीव्र ढाल जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र
मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र। ये सामान्यतः विरल एवं निर्जन है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों के कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। कहने का मतलब यह है कि जो हमारी पृथ्वी है वो कहीं से उबड़ खाबड़ है, कहीं पर स्थलाकृतियाँ उबड़ खाबड़ स्थलाकृतियाँ बनी हुई है, कहीं पर पर्वत बने हुए हैं, कहीं जलाकरण संभावित निम्न क्षेत्र बने हुए हैं, कहीं मरुस्थल हैं तो कहीं सघन वन हैं। तो इस तरीके से, और कहीं पर मैदानी क्षेत्र हैं, कहीं नदी घाटियाँ हैं। इस तरीके से जो है हमारी पूरी पृथ्वी है। अगर मैं भूमि के उपयोग की बात करूं तो भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना, है ना। इन सब में भूमि का उपयोग किया जाता है। साधारण इसे भूमि उपयोग कहते हैं। यानी कि जितने भी हमारे पास भूमि है उसमें से हम कृषि भी करते हैं, वानिकी, खनन, सड़क भी बनाते हैं, उद्योग की स्थापना भी करते हैं, और यहाँ तक कि हमारे जो घर होते हैं वो भी भूमि पर ही बने हुए हैं। तो इस तरीके से इतना सारे जो उपयोग हैं वो हम भूमि का करते हैं। इसी को भूमि उपयोग कहा जाता है। क्या आप माम्बो और पीटर के परिवारों की भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? यदि हाँ तो फिर आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थल आकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। कि अगर हम इसको स्वामित्व के आधार पर बांटें कि भूमि के स्वामी जो होते हैं स्वामित्व के आधार पर, तो इसको दो तरीके से बांटा जा सकता है, एक निजी और दूसरा सामुदायिक। निजी भूमि जो होती है उसमें व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, यानी कि एक या तो किसी एक व्यक्ति की। निजी का मतलब जैसे कहा भी जाता है कि ये तो हमारी निजी हो गई, कि ये हमारी ही हो गई, सिर्फ मतलब किसी एक व्यक्ति की या एक परिवार की, बस उसको कहा जाता है निजी भूमि। और जब सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में आती है, यानी कि कोई एक बड़ा समुदाय होता है वो मिल करके जिस भूमि का उपयोग करता है तो वह सामुदायिक भूमि कहलाती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय के से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधीय बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। ठीक है, यानी सामुदायिक भूमि क्या कहते हैं? साझा संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक समुदाय मिल करके जब करेगा और साथ में मिल करके करेगा तो इस वजह से इसको साझा संपत्ति संसाधन किसको कहा जाता है। ठीक है। फिर जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों की सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि का उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन करने, समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदापरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। ये देखें, शुरुआत में जो घर हुआ करते थे वो इस तरीके से हुआ करते थे। ये पहले लोग छोटे छोटे से घर बनाया करते थे अपने रहने के लिए, झोपड़ी वाले, और बाकी सारे देखें कितने अच्छे से यहाँ पर खेती की जाती थी, पेड़ भी होते थे और पशुओं को भी पाला जाता था, और कितने अच्छे से देखें आप घर की बाउंड्री होती थी। ये जो देख सकते हैं आप यहाँ पर, और यहाँ पर देखें बाकी बिल्कुल कच्ची सड़कें हुआ करती थी, लोग ऐसे इधर उधर जाया करते थे, कितने अच्छे से हुआ करता था। फिर उसके बाद क्या किया, कच्चे घरों से पक्के घरों की तरफ उन्होंने शिफ्ट करना शुरू कर दिया। और जो बैल हुआ करते थे, पहले देखो बैलों से खेती की जा रही थी, लेकिन फिर उसके बाद ट्रैक्टर आ गया, ट्रैक्टर से खेती की जानी शुरू कर दी। तो आप देख रहे हैं कि कच्चे घरों से पक्के घरों की तरफ आ गए और बैलों से फिर ट्रैक्टर की तरफ आ गए। इस तरीके से ये शिफ्ट होना शुरू हुआ, इस तरीके से डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। फिर उसके बाद
फिर उसके बाद ये इधर देखें आप, ये पहले 1-2 मंजिली घर हुआ करते थे, पक्के हुआ भी करते थे, लेकिन 1-2 मंजिली घर हुआ करते थे, कच्ची सड़कें होती थी फिर भी, लेकिन कुछ समय बाद फिर पक्की सड़कें होना शुरू हो गई। ये देखिए पक्की, बिल्कुल पक्की सड़कें होना शुरू हो गई और घर बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बनाए जाने लगे। जो खेती के लिए ज़मीन होती थी वो काट दी गई और पक्की सड़कें बना दी और ऊंचे ऊंचे घर बन गए सबके। देखिए जहाँ पर खेती की जाती थी वहाँ पर पार्क बना दिया गया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, कितन मतलब। और पहले तो लोग पैदल जाया करते थे रास्तों में, ये देखें यहाँ पर पैदल जाया करते थे। फिर उसके बाद लोगों ने ये कारों में जाना शुरू कर दिया, कार बन गई, बाइक वगैरह ये सारे वाहन जो हैं वो आ गए। और फिर उसके बाद कुछ समय बाद ये देखें आप, यहाँ से फिर इधर को शिफ्ट कर गए के फिर इतने घने बस्तियाँ बन गई, इतने इतने ऊंचे ऊंचे, एक एक घर जो इस तरीके से हुआ करता था फिर इस तरीके यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ये देख सकते हैं आप, इतने मतलब एक इतने छोटे से घर से किस तरीके से इतने बड़े ऊंचे ऊंचे घरों में किस तरीके से शिफ्ट हो गए। और जहाँ बिल्कुल एकदम खुला हुआ होता था फिर एकदम देखिए कितना एकदम भीड़ सी हो गई है, एकदम मतलब बहुत ज़्यादा घर एक साथ बनने लगे। और बिल्कुल जो संकरी जो सड़कें होती हैं वो बननी शुरू हो गई। या आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ से यहाँ को शिफ्ट कर गए। तो ये सारा भूमि उपयोग के में समय के अनुसार परिवर्तन हुआ है, हमें समय के अकॉर्डिंग परिवर्तन होता जा रहा है। फिर भूमि संसाधन का संरक्षण, बढ़ती जनसंख्या तथा इसके बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। कि देखिए किस तरीके से ये जो मतलब एक कच्ची भूमि हुआ करती थी, ये है भूमि, मतलब ये भूमि हुआ करती थी, फिर इससे पक्की सड़कों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए नष्ट होती भी तो दिखाई दे रही है ना, कि यहाँ पर भूमि ही नहीं है, एकदम पक्की सड़कें हैं, पक्के घर हैं, यानी कच्ची मिट्टी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है, इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वन रोपण, भूमि उद्यान, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के नियमित उपयोग का तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हो सकते हैं। कि मतलब जो वन काटे जा रहे हैं उनको रोका जाए, और जो खेतों वगैरह में जो थोड़े बहुत खेत बचे हुए हैं उनमें बहुत ज़्यादा कीटनाशक दवाइयों का उपयोग किया, जो रासायनिक कीटनाशक होते हैं उनका उपयोग किया जा रहा है, उर्वरक का उपयोग किया जा रहा है। ये एक मतलब कम करने जानी चाहिए कि विनियमित इनका उपयोग किया जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा जैसे उपयोग हो रहा है। फिर आते हैं मृदा। हमने भूमि के बारे में पढ़ लिया, पढ़ते हैं मृदा के बारे में। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है, स्थूल रूप से मृदा के प्रकारों को निर्धारित करती है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैविक पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा उपजाऊ बनाता है। ये देखिए सबसे पहले आप इधर भूस्खलन को देख सकते हैं। हाँ, भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाले मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह प्राय भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है और यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्ध के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है और पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्राय जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और इस चिंता का मुख्य विषय है ये। और ये क्या है, चिंता का मुख्य विषय है। देखें आप यहाँ पर किस तरीके से भूस्खलन होता है तो किस तरीके से ये सारी चीज़ें गिर जाती हैं इधर उधर, मिट्टी गिरने लगती है। एक वास्तु स्थिति अध्ययन,
एक वस्तु स्थिति अध्ययन को पढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रिकांगपिओ के निकट पंजी गांव में एक बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क को 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ। विस्फोटन के कारण ढाल का कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिससे के कारण क्या हुआ, सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया। यानी कि जो हिमाचल प्रदेश है, वहाँ का जो किन्नौर जिला है, वहाँ पर क्या हुआ था कि जो मतलब कमजोर वहाँ की मिट्टी थी वो एकदम सड़कों पर आ गई, एकदम नीचे गिर गई, जिस वजह से मतलब ऊंची जो मिट्टी होती है, लगातार जब बारिश होती है या फिर कुछ भी होता है, तो जब मिट्टी सड़कों पर आ जाती है या फिर गिरने लग जाती है एकदम टूट करके, तो वो भूस्खलन कहलाती है। कहने का मतलब यही है। फिर उसके बाद है न्यूनीकरण की प्रविधि। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसा करना है। भूस्खलन को रोकने का कुछ प्रावधान निम्नलिखित हैं। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारित दीवार का निर्माण, इनकी एक मोटी सी दीवार का निर्माण कर सकते हैं जिससे भूस्खलन न हो। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावशाली तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है, यानी कि वनस्पति ज़्यादा लगाएं, जिससे क्योंकि जब वनस्पति लगा देते हैं, पेड़ पौधे जब हम लगा देते हैं, तो वो मिट्टी को जमा करके रखता है, वो टूटने नहीं देती है पेड़ पौधे जो होते हैं। सतही अफवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अफवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। ये देखें आप, यहाँ पर ये सड़क है, यहाँ पर ये देखिए, ये वाली जो मिट्टी होती है किसी वजह से अगर नीचे आ जाती है तब इसको कहा जाता है भूस्खलन, जब टूट कर नीचे गिर जाती है। ठीक है, इसको कहते हैं भूस्खलन। इसके लिए मोटी सी दीवार लगाई जा सकती है, बड़ी सी। तो ये देखें आप, यहाँ पर देख सकते हैं मृदा परिच्छेदिका को। ये जो सबसे नीचे वाला भाग होता है मिट्टी का, ये जनक चट्टाने कहलाता है, यानी कि सबसे नीचे चट्टाने होती हैं। फिर उसके ऊपर यहाँ ये वाला जो क्षेत्र है ये अपक्षयित चट्टानी पदार्थ कहलाता है। फिर उसके ऊपर जो ये वाला जो भाग है ये बालूगात किले के साथ उपमृदा है, और ऊपर वाला जो भाग है जहाँ पर ये घास वगैरह उग रही है, ये वाला जो पतली सी परत है ये ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा है, यानी कि बिल्कुल ऊपर की मृदा है जिसमें ह्यूमस और वनस्पति है। अपक्षय कैसे कहा जाता है? तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य क्रियाकलाप द्वारा अनावृत शैलों का टूटना और क्षय होना अपक्षय कहलाता है। यानी शैलों का टूटना, कहने का मतलब यह है शैलों का टूटना और क्षय होना, मतलब कि गिर जाना, अपक्षय कहलाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनाने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। सिर्फ इतनी सी छोटी सी मृदा, जो 1 सेंटीमीटर कितना छोटा होता है आप अपनी स्केल पर देख सकते हैं। जो 15 सेंटीमीटर का स्केल आता है उसमें देख सकते हैं आप 1 सेंटीमीटर कितना छोटा होता है। 1 सेंटीमीटर मृदा बनाने के लिए, मिट्टी, इतनी छोटी सी मिट्टी बनाने के लिए सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, सैकड़ों वर्ष। यानी कि बिल्कुल छोटी सी मिट्टी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि मृदा जो है, मिट्टी जो है हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और आज इसका किस तरीके से मतलब इसके ऊपर पक्की सड़कें बनाई जा रही हैं, पक्के घर बनाए जा रहे हैं। फिर ये मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, किस किस तरीके से मृदा प्रभावित होती है। एक है जनक, शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है मृदा। ठीक है, फिर उच्चावच, तुंगता और ढाल
मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करते हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा, अक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित कर देते हैं। ठीक है, ये मृदा के क्या है, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, यानी कि जो मृदा बनती है उसको प्रभावित कर देते हैं ये। अब देखते हैं हम मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप और जलवायवीय कारक हैं। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव प्रकार, पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और क्षीणता। मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं, अपरदन और क्षीणता। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ हैं। ये क्या करते हैं, ये निम्नीकरण में सहायक कारक है, इनके निम्नीकरण को बढ़ावा देते हैं। मृदा संरक्षण की कुछ गतिविधियां निम्न प्रकार, यानी कि किस तरीके से मृदा को बचाया जा सकता है। सबसे पहला है मल्च बनाना। मल्च बना करके हम मृदा को संरक्षित कर सकते हैं। मल्च कैसे बनाते हैं, जो पौधे होते हैं, पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। फिर है वेदिका फोम। वेदिका फोम में क्या होता है कि चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह जो होती है वो फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से यहाँ पर ये वेदिका फोम बनाए जाते हैं, जिस तरीके से बना हुआ है। फिर है समोच्च रेखीय जुताई। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे का बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से समोच्च रेखाओं में जुताई की जाती है ये। फिर रक्षक मेखलाएं। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। ये देखें आप यहाँ पर, इस तरीके से अगर लगातार पेड़ लगाए जाते हैं एकदम, तो उससे क्या होता है कि मृदा आवरण जो होती है वो बचा रहता है। और जैसे हवा चलती है, तेज़ हवा, तो उससे जब तेज़ हवा आएगी तो पेड़ों से टकराएगी, लेकिन मृदा को नुकसान उससे नहीं पहुंचता है, बहुत ही कम नुकसान इससे पहुंचता है अगर इस तरीके से पेड़ लगाए जाते हैं तो। फिर समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। चट्टान बांध, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं, नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित करने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें, यानी अलग अलग प्रकार की फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। ये देखें आप, यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया है, इसको पढ़ सकते हैं, जो आपको समझने के लिए बहुत अच्छा है। एक ही आकार की और दो ट्रे लें। ये दो आप ट्रे ले लीजिए, उसमें ट्रे में के अंत में छह छेद बनाइए और इन्हें बराबर मात्रा में मृदा से भर दीजिए। यानी कि यहाँ पर आप दोनों में 6 छेद बना दीजिए और दोनों में मिट्टी भर दीजिए। मिट्टी भरने के बाद ट्रे की मृदा को खाली छोड़ दीजिए। ये वाली जो ट्रे है इसको ऐसी खाली छोड़ दीजिए और वह जो ट्रे है इसमें गेहूं तथा चावल के दाने लगा दीजिए।
ये जो बेड ट्रे है इसमें गेहूं और चावल के दाने लगा दीजिए। बाद में बेड ट्रे के दाने होकर कुछ ऊंचे हो जाएंगे, यानी कि कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद ये वाली जो प्लेट है इसके अंदर जो गेहूं और चावल के दाने आपने लगाए थे वो बड़े बड़े हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करना, आप दोनों ट्रे को ऐसे रखिए कि वे एक ढाल पर हों, यानी कि इधर से नीचे की तरफ और इधर से ऊंचा, इस तरीके से दोनों को रखना है आपको, यानी ढाल से रखना है। ठीक है, रखने के बाद दोनों ट्रे में बराबर ऊंचाई से एक ओर से मग से जल डालिए, यानी पानी डालते रहिए आप। फिर जैसे आपने ये तिरछा करके रख दिया, फिर यहाँ से आप पानी डालते रहिए इसके अंदर भी डालिए और इसके अंदर भी डालिए, बिल्कुल समान रूप से समान ऊंचाई पे से एक एक मग इसमें पानी डाल दीजिए। फिर उसके बाद आप देखेंगे, लेकिन याद रखना यहाँ पर एक कुछ बर्तन ज़रूर रख लेना। फिर उसके बाद आप देखना कि दोनों ट्रे के छिद्रों से निकलने वाले पंकिल जल को दो अलग अलग डिब्बों में एकत्रित करें और तुलना करें कि प्रत्येक ट्रे में कितनी मृदा बह गई है। फिर आप देखना इसके अंदर, जैसे आप इसके अंदर पानी डालेंगे, यहाँ पर पानी डालने के बाद ये जो पानी जब इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा, फिर उसके बाद देखना जब दोनों एक एक मग्गा डाल देना, फिर देखना कि किसके अंदर मृदा आई और किसके अंदर नहीं आई। आप यही देखेंगे कि इसके अंदर, इस वाली ट्रे के अंदर मृदा बहुत कम आई है और इसके अंदर मृदा बहुत ज़्यादा आई है, यानी कि मृदा जो मिट्टी है इसके अंदर की वो बह के इसमें आ गई, लेकिन इसकी मिट्टी बहुत कम बह के आएगी। समझाने का मतलब यही है कि जब पेड़ लगा दिए जाते हैं तो वहाँ पर मिट्टी का जो पर्दन है, मृदा का पर्दन वो कम होता है, यानी कि मिट्टी का कटाव कम होता है, जिससे मिट्टी सुरक्षित रह सकती है, बहेगी नहीं इससे। वर्ष 1957 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3,850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6,000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक हो गई। ये देखें, जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय और प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जल ग्रह कहा जाता है। जो हमारी पृथ्वी को जल ग्रह कहते हैं, कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं, जो विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। लवणीय का मतलब होता है जिसमें नमक ज़्यादा होता है। ठीक है, लवण जल केवल 2.7% है, जिसका लगभग 70% भाग बर्फ से ढका हुआ है। इस 2.7% का भी 70% भाग बर्फ से घिरा हुआ है, यानी बर्फ की चादरों और हिमालयों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। और आप अपनी स्थिति कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% पानी अलवण जल उपलब्ध है, जो हमारे पीने के लिए है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों, झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल के जलवाष्प के रूप में पाया जाता है, यानी कि जितना भी जल हम देखते हैं, चाहे वह क्योंकि बहुत सारा जल ऐसा है, इसमें से भी 1% जल एकमात्र हमारे लिए उपयोगी है। उसमें से भी आप बहुत सारी जगह देख सकते होंगे कि बहुत ज़्यादा प्रदूषित है जल, यानी जल प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। एक टपकता नल वर्ष में 12,000 लीटर जल व्यर्थ कर देता है। अगर आपके यहाँ पर भी कोई टंकी वगैरह जो होती हैं, वो अगर एक एक बूंद उसमें से पानी टपक रहा है ना, तो आप समझ लीजिए कि एक वर्ष के अंदर उसमें 1200 लीटर उसमें से जल बह जाएगा एक साल के अंदर। तो आप इसको रोकिएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर, इसलिए लवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, भूमि उपयोग और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसे कि आप जानते हैं, इसे जल चक्र कहते हैं, क्योंकि जल चक्र हम पढ़ चुके हैं पहले से।
मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने तथा जल प्रदूषण के कारण अलावड़ीय जल की आपूर्ति कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। ठीक है। यहाँ पर भी ये चीज़ दी गई है कि आप कितना इसका उपयोग करते हैं पानी के पीने के लिए, खाना बनाना, नहाना, शौचालय, फ्लशिंग, वस्त्र धोना, बर्तन धोना, बागवानी, यानी टोटल 150 लीटर जल का उपयोग एक व्यक्ति करता है हर रोज। सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। जल उपलब्धता की समस्याएं। अब इतना मतलब पृथ्वी पर 70% जल है, लेकिन 1% जल हमारे पीने योग्य है, जिस वजह से जल की उपलब्धता की समस्याएं आती हैं। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिम मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलावड़ीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ता है। जिससे अभी कुछ टाइम पहले अभी की न्यूज़ है कि जो अफगानिस्तान के जो काबुल है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी की कमी देखी जा रही है। लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ता है पानी पीने के लिए भी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर पानी की का दुरुपयोग करेंगे तो पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है, उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा गति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषक के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। जल संसाधनों का संरक्षण। यहाँ आप देख सकते हैं यमुना नदी भारत में, यमुना नदी वाहित जल मल, औद्योगिक बहिस्राव एवं कचरे के कारण प्रदूषित हो रही है। देखिए कितनी गंदी हो रही है ये जो यमुना नदी है, बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। जगह जगह पर ही कचरा फैला हुआ है। अगर ऐसा ही रहा तो पानी की बहुत ज़्यादा कमी देखी जा सकती है आने वाले टाइम में। जल संसाधनों का संरक्षण। आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों का पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण से उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से अगर जो ये स्प्रिंकलर लगाए जाते हैं खेती करने के लिए, वो लगा सकते हैं। ठीक है, इससे पानी काफ़ी बच सकता है। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं, भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है और जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों में सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। सिंचाई करके
प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों में एकत्रित की गई। मोना ने एक थैली हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, यह एक जूट से बना हुआ है। क्या आप उन टोकरियों, दीप, छात्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेंत और बांस की बनी है। भारत के पूर्व और उत्तर पूर्व आंध्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। जैसी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी। यह खूबसूरत स्कार्फ देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है। रेशम जो होता है वो रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहा जाता है। ठीक है, वैसे हम पारितंत्र के बारे में डिटेल में पीछे पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियोस में। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में कार्य करते हैं, में सहायता करते हैं। हमें फल, लेटेक्स, ताड़, पीन का तेल, गोंद, औषधीय वेद, पौधे और कागज प्रदान करते हैं जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पौधों के असंख्य उपयोग, उनमें आप और कुछ जोड़ सकते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट और जलीय जीव रूप आते हैं। उनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़ियां अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर हैं और अपघटकों के रूप में कार्य करती हैं। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य होते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है: वन, घासीस्थल, गुल्म और टुंड्रा। ठीक है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जलापूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम होती जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है जिससे पशु के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियां एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार क्षेत्रों और पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। वाष्प उत्सर्जन होने वाली आर्द्रता की हानि को हटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेश जो होते हैं उनमें टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित हैं। पिछले 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए। विश्व भर के वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं, साथ ही परितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। वन उन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक है। दावानल का मतलब होता है जो वन होते हैं वहां पर जो आग लग जाती है उसे दावानल कहते हैं, जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने को प्रक्रिया में बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की जो संख्या है वो
तेजी से हो गई है, घट गई है। ठीक है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया जाता है। इसमें से कुछ जंतु हैं चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बग, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर है। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैवमंडल निचय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। संकरी घाटियों, झीलों और आर्द्रभूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। ये देखें ब्लैक बग है, ब्लैक बग, इसको सुरक्षित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें अगर कहीं पर दावानल हो जाती है, यानी कि कहीं पर जो वन होते हैं अगर उनमें आग लग जाती है तो उससे कुछ उपाय किए जा सकते हैं। शिक्षण द्वारा अग्नि लगने से रोकना, परीक्षण बिंदुओं, निपुण भूमि चौकसी और तथा संचार जल के लिए संचार जाल के समन्वित जाल द्वारा अग्नि लगने का शीघ्र पता लगाना। यदि प्रजातियों की सापेक्ष जनसंख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों को प्राकृतिक आवासों में उथल-पुथल कर दी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव और प्रोत्साहन को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। बहुत से देश पक्षियों को मारने और उनके व्यापार करने के अवरुद्ध हैं। भारत में शेर, चीते, हिरण, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora की स्थापना की गई, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों प्राणियों के ज़्यादातर के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया। पर पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। ठीक है। यह चीतलों का झुंड और यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के हाथियों का झुंड है। जैवमंडल निचय यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। ठीक है। क्या आप जानते हैं कि CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ठीक है, ये सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियां और पौधों की 28,000 जातियां रक्षित की गई हैं। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, ऑर्किड और एलो कुछ इसके उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।